Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and today we are going to start with a new chapter and that is international institutions. And international institutions में मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका था। अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 बॉडीज़ पढ़नी है। सबसे पहले आएगी हमारे सामने WTO, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन होल ऑफ आर इकोनॉमिक सेक्शन। इसके WTO के बाद हमारे पास आएगी WTO के बाद हमारे पास आएगी कौन सी बॉडी? WTO के बाद हमारे पास बॉडी आएगी IMF, विच विल टेक अराउंड 2 लेक्चर्स और इवन वन इट कैन बी कम्प्लीटेड इन 1 लेक्चर। एंड इसके बाद आ जाएगी हमारे सामने वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक विल ऑल्सो टेक अराउंड 1 लेक्चर। सो इन टोटल दिस सीरीज और दिस चैप्टर शुड टेक अराउंड 6 to 7 लेक्चर। ठीक है, 6 to 7 लेक्चर। और याद रखना इसमें WTO का बहुत बड़ा रोल है, IMF, वर्ल्ड बैंक दो आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन इन स्टडिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो इन लेक्चर्स पे फोकस करना। यूजुअली जो बच्चे रहते हैं इन लेक्चर्स पे फोकस नहीं करते हैं और बाद में अगर एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं वो लोग छोड़ के चले आते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैं एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, तो आपको यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 मार्क्स तो निकाल के ही जाने हैं। ठीक है, 2 से 4 मार्क्स निकाल के ही जाना है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, चलिए चालू करते हैं। बिफोर गोइंग towards our lecture, I would like to tell you about our personal guidance program, which is known as PGP. This time 35 plus students are writing mains from our side, जिनके मार्क्स 100 प्लस हैं। ठीक है, और जिसके प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या और आई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग आर प्रोग्राम, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 numbers। एंड दिस इज आर माई बुक्स विच यू कैन परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ठीक है, फॉर द रेफरेंस एंड रिविजन पर्पज। देखो, आप सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है। कब ख़त्म होता है? वर्ल्ड वॉर 2 1945 में, व्हेन अमेरिका और यू कैन से USA ड्रॉप्ड 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, दैट इज़ ऑन जापान। वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 कम्स टू एन एंड। उसके बाद देखो, सिंपल सी बात है कि पिछले 50 साल में अगर आप देखो, नॉट इवन 50 साल, इवन 30 से 40 साल के अंतराल में दुनिया ने 2 सबसे हैवी वॉर देखे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें पूरी दुनिया लगी थी। ठीक है, इसलिए से वर्ल्ड वॉर्स कहा जाता है। दो देवर यूरोसेंट्रिक बट स्टिल होल ऑफ द वर्ल्ड वॉज इंगेज्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज वर्ल्ड वॉर। तो इसमें हुआ क्या, लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, हमें इन जो वॉर्स के चक्कर है उससे निकलना है। लाइक उन लोगों ने जब सोचा वर्ल्ड वॉर 1 कर रहे हैं तो उसके बाद हम निकल जाएंगे, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम सिचुएशन आ गई। तो जो भी हमारे बंदे थे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि गलती को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर गलती को रिपीट नहीं करना है तो ये जो वर्ल्ड का फोकस वर्ल्ड पावर बनने से अच्छा ट्रेड पावर में रखना चाहिए। मतलब किसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होगी, मतलब हम अब जो फाइट करेंगे वो इकोनॉमिक के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक के टर्म्स में करेंगे, नॉट इन द टर्म्स ऑफ दिस वेपन्स। ठीक है, मतलब आर्म रेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो पता लगे कि हुए USA USR दो पावर ब्लॉक बन गए, बट फिर भी इकोनॉमी की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो बढ़ना चालू हो गई थी। मतलब इकोनॉमी के टर्म्स में दुनिया आगे चलने लगी थी। ठीक है, देखो इसका फ़ायदा ये भी होता, किसी के साथ साथ अगर आप देखते तो क्या होता, पॉवर्टी ख़त्म होती। ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म होती, लोगों के पास रोज़गार आता, एम्प्लॉयमेंट आती, लोग अपने घर में डिमांड करते डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी फाइट करेंगी। मतलब डेमोक्रेसी विल इन्वॉल्व देमसेल्फ इन वॉर्स, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, मतलब दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप देखो यूजुअली, अब जो भी आप कहना चाहो, इट इज़ अ फैक्ट कि भाई अभी तक कोई भी डेमोक्रेसीज में फ़ाइट नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेसीज में फ़ाइट नहीं हुई है। वो पता लगे भाई पाकिस्तान को डेमोक्रेसी मानते ही नहीं है, ये भी समझ के रखना। ठीक है, भैया आप पाकिस्तान को लेके बढ़िया हो गया। और चाइना तो कभी हमारे सामने डेमोक्रेटिक था ही नहीं, वो तो हमें कम्युनिस्ट रहा है। तो अल्टीमेटली ये इनका फंडा था कि भाई जो वर्ल्ड का फोकस है वो कहाँ रखा जाए, वर्ल्ड का फोकस वेपन से लेके इकोनॉमी में रखा जाए, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, और अल्टीमेटली वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। ठीक है, तो अब हर देश को इस चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए एक, और अगर मतलब एक मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड मीटिंग। ठीक है, ब्रेटन वुड में एक मीटिंग होती है। ठीक है, एक US का एक शहर है न्यू हैम्पशायर में, यहाँ पर ब्रेटन वुड की मीटिंग होती है। ठीक है, मतलब ब्रेटन वुड में मीटिंग होती है, इसलिए से ब्रेटन वुड मीटिंग कहा जाता है। तो इस इवेंट में 3 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहला निकल के आता है IMF। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेड करोगे एक दूसरे से तो हो सकता है कभी कभी आपके सामने BOP की प्रॉब्लम आ जाए, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको कहीं से शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन नीड आपकी हेल्प करेगा? वो IMF करेगा। BOP हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके, इसके बाद वर्ल्ड बैंक भी अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, पॉवर्टी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पैसों के लिए, मनी के लिए। इसके बाद तीसरा इंस्टीट्यूशन जो उस टाइम पे
आप कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज लेके आना चाहती थी, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज उसके अगेंस्ट थी, ठीक है, जिसका नाम है WTO। लेकिन WTO जो था उस वक्त आ नहीं पाया, ठीक है, मतलब ना ही डेवलपिंग कंट्रीज ने हामी भरी और ना ही कम्युनिस्ट कंट्रीज लेड बाय USSR ने हामी भरी, ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाया। लेकिन सिंपल सी बात थी कि भाई कोई एक ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि पहले छोड़ो, उसको छोड़ो, अग्रीमेंट की बात छोड़ो, आप ये बताओ WTO को लोग लाना क्यों चाहते थे? देखो WTO का मकसद ये था कि भाई जिस तरीके से हमारे हर कंट्री में अगर आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से ट्रेड में ये लोग लॉ एंड ऑर्डर लेके आना चाहते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ट्रेड में कुछ हमने रूल्स बना देंगे, इसी रूल के हिसाब से भाई वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री उनको चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि भाई कोई भी अपना प्रोडक्ट इस कंट्री में डंप नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो सीधे आप WTO के पास भाग के जा सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, एक कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये लोग ट्रेड में डेवलप करना चाहते थे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ट्रेड में डेवलप करना चाहते थे। फाइन, तो उसके लिए ये लोग क्या करना चाहते थे, WTO लेना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे अलाउ नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे हमारी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, और ये अब इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो यूरोप और अमेरिका की कंट्री थी, मतलब यूरोप एंड अमेरिका थे, उन्होंने क्या किया, अपने बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया जिसको कहा गया गैट। यूरोप मतलब फ्रांस, UK सब कुछ, ठीक है, तो गैट को साइन किया। किसको साइन किया? गैट को। इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, सॉरी, जनरल अग्रीमेंट ऑन, हाँ सही है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, मैंने टैरिफ आगे लिख दिया, बस और कुछ नहीं है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये नाम रखा गया और इसको 1947 में लाया गया था। और इसका इसका मकसद ये था कि भाई इन लोगों को गुड्स पे, मतलब गुड्स पे फ्री ट्रेड इंश्योर करना है, ठीक है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपने प्रोडक्ट को डंप नहीं कर सकता, अगर कोई अपने यहाँ ड्यूटीज़ बढ़ाता है तो ये गैट के पास जाया जा सकता है। मतलब एक्चुअली में जो गैट कोई एक्चुअली में आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ अग्रीमेंट, ठीक है, इट वॉज जस्ट अग्रीमेंट। इसके अंदर कुछ एडहॉक बॉडीज थी जो थोड़ी बहुत हेल्प किया करती थी कंट्रीज़ की, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर अग्रीमेंट था, ठीक है, US वॉज डोमिनेटिंग दिस अग्रीमेंट, ओके, तो US के खिलाफ तो आप वैसे भी नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि गैट को साइन किया गया 1947 में, और इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट वाज जस्ट अ अग्रीमेंट कि भैया हम लोग गुड्स में एक फ्री ट्रेड को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, गुड्स का फ्री ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से गैट आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे 1990 तक, अगर आप देखेंगे 1948 में तो दैट्स वाज क्वाइट अ गुड अग्रीमेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन 1990 में प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में भी और डेवलपिंग कंट्रीज में भी, एंड इवन द कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग एंड इवन द कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री में तीनों में अलग अलग अपनी प्रॉब्लम आने लगती है। देखो पहला तो क्या होता है कि 1990s में डेवलप कंट्रीज़ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है, ठीक है, वहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी लगभग खत्म हो चुकी रहती है, ओके। अब जैसे ही एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म होगी तो उस टाइम पे जो लेबर है वो कॉस्टली हो चुका था, जो लेबर था दैट बिकेम कॉस्टली, ठीक है, लेबर जो था वो कॉस्टली बन चुका था। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, वहाँ से अगर आपको लेबर वाले कोई काम करवाने हैं तो आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो 1948 में जब ये लोग कोई कपड़ा मैन्युफैक्चर करते थे, कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उसमें मान लो कि 5 रुपये का आपका कॉटन लगा है, 5 रुपये की आपकी सिलाई लगी है और 2 रुपये की लेबर लगी है, ठीक है, 2 रुपये की लेबर लगी है, तो प्राइस कितना होता था? 12 रुपये। लेकिन अगर यही कंडीशन आप 1990s में देखो तो हम मानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई, मान लो हल्का 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 चेंज हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ 6, ठीक है, तो ये 12 रुपये निकल के आता है। लेकिन जो लेबर का प्राइस था वो ड्रास्टिकली ₹2 से ₹10 बढ़ गया था। तो सोचो 12 रुपये की चीज़ जो होता था 14-15 रुपये की होनी चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से 50 सालों में, लेकिन इट हैज़ इंक्रीज टिल 22 to 25 रुपीज़। तो अल्टीमेटली अब भैया इतना महंगा बेचोगे तो कौन खरीदेगा? सिंपल सी बात है, अगर आप इतनी मतलब आप डिमांड कम करवा दोगे, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम मतलब GDP कम होगी, तो अल्टीमेटली जो सबकी इकोनॉमी है ठहरने लग जाएगी। तो अब फंडा ये था कि भाई जहाँ पर लेबर कॉस्टली नहीं है वहाँ पर जाया जाए, ठीक है, और उसका सबसे आसान ऑप्शन था डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली चाइना एंड इंडिया, ठीक है, चाइना एंड इंडिया। सो अब सिंपल सी बात है, इस चीज़ का काम चाहिए तो आपको WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि लेबर में फ्री मार्केट इंश्योर करे, ठीक है, ट्रेड में फ्री मार्केट इंश्योर करे। तो अब तो ये टाइम आ चुका था कि हम डेवलप्ड, मतलब अब डेवलप्ड कंट्रीज़ की मजबूरी बन चुकी थी, भैया हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करें ही करें, ठीक है, मतलब ये का अब ऐसी कंडीशन आ चुकी थी। उस टाइम पे डेवलप कंट्री के पास सारी चीज़ें थी, लो लो लेबर थी, अच्छा प्रोडक्शन था, अच्छा रिसोर्सेज था, बट अब ऐसा नहीं था। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्री की ज़रूरत थी किसी भी हाल में, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी थमने लग जाएगी। तो पहली जो डेवलप कंट्री का तो ये प्रॉब्लम आया।
ठीक है। और वहीं अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करो, डेवलप आप देखो मोस्ट ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने शुरू-शुरू में सोशलिज़्म का मॉडल अपनाया था और उनको ये समझ में आ गया था कि भई सोशलिज़्म में कुछ नहीं है, सोशलिज़्म सिर्फ़ हमें धक्के दे रहा है, हमें डुबा रहा है, ठीक है। और चाइना को अगर आप देखोगे, चाइना ने 1970s में रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए थे और 1990s तक चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा था, ठीक है। तो इंडिया को लगा कि भई यहाँ पर तो गलती हो गई हमसे यार, कि भई जिस तरीके से चाइना अपना आगे बढ़ रहा है, हमें भी ये फ्री मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहिए। और उस टाइम पे लगभग सारे लीडर्स में कंसेंसस बन चुका था कि भैया हमें अपनी जो इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी को सोशलिज़्म से कहाँ पर कैपिटलिज़्म में लेके जाना है, सोशलिज़्म से कैपिटलिज्म में लेके जाना है, ठीक है। ये फंडा उस टाइम पे बन चुका था, फाइन। लेकिन सिंपल सी बात है भाई, पॉलिटिकल प्रेशर और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जनता का प्रेशर कि भाई इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने उसका अप्लाई नहीं किया। फिर 1991 में हमने जो क्राइसिस का फ़ायदा उठाया और अपने यहाँ कंप्लीट लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सब लेके आए, मतलब एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। तो आप देखो डेवलपिंग कंट्रीज भी चाहती थी कि उनको ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ सोशलिज्म में कुछ नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली हमें कैपिटलिज्म की तरफ जाना ही पड़ेगा, मतलब हमें फ्री मार्केट की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो अब डेवलप्ड कंट्री भी रेडी है, डेवलपिंग कंट्री भी रेडी है, साथ ही साथ कम्युनिस्ट कंट्री भी रेडी हो गई। क्यों? बिकॉज कोई कम्युनिस्ट कंट्री बची ही नहीं। आप सब जानते हैं 1991 में यूएसआर का फॉल हो जाता है, उसके साथ ही उसके जो भी पार्टनर्स रहते हैं उन सबका भी फॉल हो जाता है और उन सबके यहाँ शॉक थेरेपी दी जाती है, मतलब उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए शॉक थेरेपी दी जाती है और वो लोग भी मान जाते हैं। तो अल्टीमेटली अब देखो डब्ल्यूटीओ के निर्माण के लिए 1990 में हर कोई मानने को तैयार था, ठीक है, हर कोई मानने को तैयार था। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे कुछ 1985-86 से डब्ल्यूटीओ के ऊपर नेगोशिएशन चालू हो जाते हैं और अल्टीमेटली 8 राउंड होते हैं उरुगो के और मराकाश में, ठीक है, मराकाश ट्रीटी साइन होती है और 1995 में पहली बार डब्ल्यूटीओ आपके सामने निकल के आता है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ 1995 में आपके सामने निकल के आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, आपको हिस्ट्री समझ में आई होगी। भैया हिस्ट्री उसकी ब्रेटन वुड्स से चालू होती है, ब्रेटन वुड में कंसीव नहीं कर पाता है, उसकी जगह गैट आता है, ठीक है। लेकिन गैट की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हमने डिस्कस की कब 1990s में, बिकॉज लाइक वो सिर्फ गुड्स को रखता था, देयर वाज नो सर्विसेज, डेवलप्ड कंट्रीज वर इन्वॉल्व ओनली, ठीक है। तो ऊपर से कोई डब्ल्यूटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी उसके पास, ठीक है, डब्ल्यूटीओ जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो डब्ल्यूटीओ में जैसा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी अगर किसी भी कंट्री को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो किसी कंट्री की ट्रेड प्रैक्टिस से, तो वो डीएसबी तक जा सकता है और डीएसबी अपना डिसीजन देगा और उस कंट्री को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप गैट को डब्ल्यूटीओ से कंपेयर करना चाहूँ तो आप इससे बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहली बात तो जो गैट था वो सिर्फ और सिर्फ एक अग्रीमेंट था, ठीक है, सब सिर्फ और सिर्फ वो एक अग्रीमेंट था। अगर आप डब्ल्यूटीओ को देखो तो डब्ल्यूटीओ वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्चुअली शुड से इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई जो गैट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। एंड दिस वॉज यूरोसेंट्रिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूरोप और अमेरिका इन्वॉल्व था, ठीक है, वहीं तक बस लिमिटेड था। और दिस इज़ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कहा जाता है गैट का कि भाई इसमें कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं थी, मतलब जो जंगल का राजा है जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो इस एग्रीमेंट को डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ छोटे नेशन के लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि मान लो पोर्चुगल, ठीक है, वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, पोर्चुगल, और यहाँ पर यूएसए है, यूएसए कुछ गलत कर रहा है, पोर्चुगल को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो अगर पोर्चुगल डायरेक्टली यूएसए जाकर नेगोशिएट करेगा तो बहुत मुश्किल होगा, यूएसए से नेगोशिएट करने नहीं देगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर उसकी जगह मान लो गैट में कोई डीएसपी टाइप की बॉडी होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और वो जाके पोर्चुगल कंप्लेन करता है, मतलब यहाँ पर डीएसपी में कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हो, मतलब यूएसए ने तो कुछ गलत किया है, आपको उस पर ट्रेड ये बैरियर लगाना चालू करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये हमारी प्रैक्टिस को बेकार कर रहा है। तो यहाँ पर डीएसपी अगर श्योर हो जाती तो ये यूएस को ऑर्डर दे देती कि भैया जाओ और अपनी ट्रेड प्रैक्टिस बदलो, अदरवाइज हम आपका कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तो यूएस को ये करना पड़ता। तो इसलिए इस टाइप की कोई बॉडी नहीं थी गैट में, और हमने डब्ल्यूटीओ में स्पेशल जिस टाइप की बॉडी का जिसको कहा गया डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिस पर हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फाइन। तो इस तरीके से यू कैन डिफ्रेंशिएट गैट फ्रॉम डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि गैट और डब्ल्यूटीओ में डिफरेंस क्या है। अब डब्ल्यूटीओ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ओके, डब्ल्यूटीओ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई जो डब्ल्यूटीओ है एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है। और इसका पर्पस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टू फैसिलिटेट फ्री ट्रेड, ठीक है, टू फैसिलिटेट फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टू इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप फ्री ट्रेड का मतलब समझो, फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि भाई देयर विल बी नो बैरियर्स, ठीक है, देयर विल बी नो बैरियर्स, मतलब कि ट्रेड करने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बता दो कि अगर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में ट्रेड करते हैं तो हम क्या कुछ भाई अलग से काउंटर वेलिंग ड्यूटी
या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी सब कुछ लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाते। जो टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स है, वो तो टैक्स जाएगा। लेकिन हम ट्रेड के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगाते। भाई अगर एमपी वाले यूपी से ट्रेड करेंगे, यूपी वाले एमपी से ट्रेड करेंगे, तो कोई पैसे टैक्स लगेंगे, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। हम उस चीज़ पे टैक्स नहीं लेते। जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है उस चीज़ पर टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो हमें फ्री ट्रेड को इंश्योर करना है कि जहाँ पर टैक्स कम से कम हो, ठीक है, जो टैक्स होगी वो कम से कम हो। जैसे हमारे कम से कम टैक्स है फ्री ट्रेड में, मतलब ये ट्रेड में, इंटर ट्रेड में, तो उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड लेवल में कम से कम ट्रेड होनी चाहिए। वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे 1990 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली थी, उस टाइम पे इंडिया में एक प्रोडक्ट पे मान लो 150 रुपए की कस्टम ड्यूटी थी। अब इंडिया ने 2020 तक आप कह सकते हो इस ड्यूटी को घटा के, 2021 तक आप कह सकते हो इस ड्यूटी को घटा के 10 रुपये तक कर दिया है। तो ये हुआ ना मतलब फ्री ट्रेड का काम, कि भैया एक टाइम हम 150 रुपये ड्यूटी लेते थे और आज हम 10 रुपये बस ड्यूटी लेते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड, मतलब कम से कम टैक्स लिया जाए। फ्री ट्रेड का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि भाई बिल्कुल भी टैक्स ना लिया जाए। भाई टैक्स तो लिया जाएगा, अगर टैक्स नहीं लोगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सरकार का काम कैसा होगा, ठीक है। तो टैक्स तो चाहिए हमें, लेकिन हम कम से कम टैक्स लेंगे, ठीक है, हम कम से कम टैक्स लेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आप सब जानते हैं जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस टाइम पे इसके जो चेयरमैन है वो है रॉबर्ट एजेनेडो। आप भी चेंज कर लेना अगर चेंज हो गए हो तो, ठीक है, एक बार देख लेना वही है कि नहीं है। हो सकता है जब आपके सामने लेक्चर आए तो उस टाइम पे चेंज हो गए हो, ठीक है। इस टाइम पे 164 मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये भी एक बार चेक कर लेना डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पे कि भाई 164 है कि नहीं है, बिकॉज जब आपके सामने लेक्चर आए तो हो सकता है ये चेंज हो सके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छा सिस्टम जो डब्ल्यूटीओ का है वो है वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट। इसका फंडा समझने की कोशिश करो, ठीक है। वन मेंबर वन वोट का सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो कि भाई मान लो 164 मेंबर हैं, ये लोग बड़ी सी चेयर में बैठे हुए हैं, यहाँ 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 इधर बैठे हुए हैं। अब कोई इशू नेगोशिएट हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नेगोशिएट हो रहा है, और अगर उस अग्रीमेंट को आपको फिक्स करना है, उस अग्रीमेंट को फाइनल करना है, तो सारे के सारे मतलब 164 मेंबर कंट्रीज को हाँ बोलना पड़ेगा। मतलब अगर किसी एक मेंबर कंट्री ने भी ना बोल दिया तो वो अग्रीमेंट फाइनल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हर मेंबर के पास अपना एक वीटो है, हर मेंबर के पास अपना एक वीटो है, ठीक है। समझ में आया कि अगर आपको कोई भी अग्रीमेंट फाइनलाइज करवाना है डब्ल्यूटीओ में तो आपको सारे मेंबर्स के वोट चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कैसे 164 मेंबर कंट्रीज एक अग्रीमेंट पे हाँ कर देंगे, और कैसे अब तक डब्ल्यूटीओ चल रहा है। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि भैया हर मेंबर के पास एक वोट होता है, हर मेंबर के पास एक वीटो होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर, ये तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए एक नया फंडा लेके आया गया प्रैक्टिकल तौर पर, जिसको कहा जाता है ग्रीन रूम नेगोशिएशन, ये ग्रीन रूम नेगोशिएशन, ठीक है। जहाँ पर ये नेगोशिएशंस होते थे हमारे डब्ल्यूटीओ को चेयरमैन के रूम में, उनका कलर जो था वो ग्रीन था, एक्चुअली वॉल कलर ग्रीन था। ये ग्रीन रूम नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये ग्रीन रूम नेगोशिएशन क्या होता है भाई कि आप देखो, अब सिंपल सी बात है, हर कंट्री का ग्रुप होता है, ठीक है, हर जो कंट्री चलती है झुंड में चलती है। फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल में जाते थे तो हमेशा झुंड में रहते थे, ठीक है ना, टॉयलेट जा रहे हैं झुंड में जा रहे हैं, बाहर लंच में जा रहे हैं झुंड में जा रहे हैं। हम लोग का भी ऐसे ही था, सबका ऐसे ही रहता है कि हर ग्रुप में चार पाँच 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 बंदे रहते हैं और ग्रुप में चलते हैं, और कहीं पर भी लड़ाई होती है पहुँच जाते हैं सीधे पीटने पाटने के लिए। तो हम लोग का भी तो ऐसी बात नहीं है। तो हर किसी का चार चार पाँच पाँच कंट्री का ग्रुप भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो सब सहारन कंट्रीज़ का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इंडिया का, नेपाल का, भूटान का ग्रुप हो सकता है। इसके बाद कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ का हो सकता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का हो सकता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि मान लो कि जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूँ नाम के लिए बस छोटी कंट्रीज़ का बोलबाला है, बाकी तो ऐसा कुछ खास बोलबाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं वो लोग क्या किया करती थी कि जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने सोच लिया कि हाँ यार इस डिसीजन को तो फाइनल करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, चाइना, यूएस, यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने डिसीजन ले लिया। तो हम लोग क्या करते थे, जितनी भी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में हो गई नाइजेरिया, अल्जेरिया, मोरक्को, इन सबको लेके आए, ठीक है, इन सबको लेके आए। अब इन सबको ये लोग जैसे ही लेके आएंगे और सामने यहाँ पर बैठाएंगे ग्रीन रूम में अलग अलग ग्रुप में, और बोलेंगे कि भाई तुम इस पर हाँ बोल दो, आपको ये फ़ायदा है ये फ़ायदा होगा, तो वो लोग बोलते हैं हाँ बोल देंगे। तो अल्टीमेटली यहीं पर फिक्स हो जाता था कि अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 कंट्री हाँ बोल चुकी है, तो बस वहाँ जाके फॉर्मेलिटी बस करते थे, थप्पा मारते थे। तो अल्टीमेटली जो भी नेगोशिएशन रहते थे वो घर में ही ऑलरेडी हो चुके रहते थे, बस वहाँ पर थप्पा मारने की प्रोसीजर होती थी। मतलब इन शॉर्ट इनको दबा दबू के काम करवा लिया जाता था। तो नाम के लिए बस वन मेंबर वन वोट चलता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बॉडीज आती हैं, एक आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और दूसरी आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये तीन टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे और बाकी का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।
एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ी सी टाइमलाइन WTO की समझ में आई होगी। ओके।